नमस्कार दिव्य हिमाचल के इवनिंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं राकेश शर्मा रूबरू हूं आपके बड़ी खबरों बड़ी अपडेट के साथ। क्या कुछ खास आज पूरा दिन भर चर्चा का विषय रहा है और क्या तमाम ऐसे अपडेट हैं जो आने वाले दिनों में चर्चा का विषय बनने वाले हैं की जानकारी आपके साथ इस बुलेटिन के माध्यम से साझा करेंगे। तमाम बड़े अपडेट बड़ी घटनाएं। आज कैबिनेट की बड़ी बैठक आयोजित हुई है और उसकी चर्चा आपने पूरा दिन भर देखी है, सुनी है। उसके साथ ही अन्य ऐसी जो खबरें हैं जो आज चर्चा का विषय रही और भविष्य में भी जिसके ऊपर बड़ी बातें होने वाली है। शिक्षक अवार्ड को लेकर के बड़े आरोप जो हैं वो सामने आए हैं। सरकार ने हाल ही में शिक्षक अवार्ड की घोषणा की है और उसे लेकर के अब आपत्तियां दर्ज हो रही हैं। किस तरह का विरोध सामने आया है, इसके साथ ही तमाम अन्य खबरें इस बुलेटिन में शामिल रहेंगी। आप सभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी का स्वागत है और इस बुलेटिन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो जानकारी हम आपके लिए लेकर के आए हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। और दिव्य हिमाचल के टीवी चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ ही करते हैं। आज विश्वविद्यालय में भर्ती को लेकर के बड़ा बवाल सामने आया है एंड फोरम अगेंस्ट करप्शन ने ये मामला उठाया है। इनका कहना है कि विश्वविद्यालय में 250 के लगभग भर्तियां हुई हैं और इन भर्तियों में जो नियम है उन्हें दरकिनार किया गया है और इस भर्ती की जो है वो जांच अब की जानी चाहिए। इन्होंने एक जांच समिति गठित करने की बात कही है। विश्वविद्यालय में तमाम जो अभी तक की भर्तियां रही हैं उसे लेकर के ये जांच समिति गठित करने की बात कह रहे हैं। इसके साथ ही इन्होंने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को इस जांच की जिम्मा सौंपने की बात कही गई है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के माध्यम से ये जाँच पूरी करवाने की बात कह रहे हैं ताकि 250 लगभग जो पद भरे गए हैं उन्हें किस आधार पे भरा गया, किस तरह से ये भर्तियां हुई हैं, उन तमाम बातें, तमाम रिकॉर्ड जो है वो सामने आ सके। ये आज एक बड़ा अपडेट था, बड़ा इस बारे में बड़ी चर्चा आज सुनने के लिए, देखने के लिए मिली है। और इसके साथ ही बिजली बोर्ड की भी बात करते हैं क्योंकि बिजली बोर्ड तकनीकी कर्मचारी महासंघ ने बड़ी शर्त रख दी है बोर्ड के सामने और तकनीकी कर्मचारी महासंघ का कहना है कि बोर्ड को जो उन्होंने धरने की चेतावनी दी है उससे बदलने के लिए जो शर्तें हैं वो माननी होगी। अगर बिजली बोर्ड उनकी शर्तों को मानता है, उनकी शर्तों को पूरा करता है तो धरने को टाल दिया जाएगा। ये धरना 19 सितंबर से तय किया गया है। आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी गई है और अब 2 दिन की शर्त जो है वो तय कर दी गई है, रख दी गई है कर्मचारियों की तरफ से। इनका कहना है कि 2 दिन के भीतर अगर इनकी जो मांगे हैं उन्हें पूरा कर लिया जाता है तो बिजली बोर्ड के जो कर्मचारी हैं जिन्होंने धरने का ऐलान किया है वो पीछे हट जाएंगे, धरना आयोजित नहीं होगा। ये बात इन्होंने बिजली बोर्ड प्रबंधन के साथ बैठक के बाद लिया है के बाद ये बात कही है। बिजली बोर्ड प्रबंधन के साथ इनकी बैठक हुई है और इस बैठक में इन्होंने मोबाइल भत्ता देने कर्मचारियों को और टीमेट और हेल्पर से जूनियर शब्द को हटाने के बाद 2015 से 17 बैच को एक मुश्त ALM बनाने, टीमेट को ALM के लिए ITI प्रमोशन कोटा बढ़ाने, इलेक्ट्रीशियन और फिटर को लाइनमैन का समान स्केल देने, दैनिक भोगी व्यवस्था में जल्द तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती करने, विद्युत बोर्ड में पंजाब स्केल पर आधारित 48 श्रेणियों के स्केल को बिल्कुल पंजाब के समान 2 साल की शर्त ना लगाने की बात इन्होंने कही है। ये तमाम मांगे इन्होंने बिजली बोर्ड प्रबंधन के समक्ष रखी हैं और बिजली बोर्ड प्रबंधन से आह्वान किया है कि इन मांगों को 2 दिन के भीतर सुलझाया जाए ताकि जो इन्होंने धरने की चेतावनी दी है 19 सितंबर से, उस धरने को पर ये पुनर्विचार कर सकें, उस धरने को टालने की संभावनाओं को देख सकें, किस तरह से जो तकनीकी कर्मचारी महासंघ है इस धरने को टाल सकता है। बात ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर के चल रहे संघर्ष की करते हैं। ओल्ड पेंशन बहाली का जो अभियान है वो लगातार आगे बढ़ रहा है और अब इस अभियान में वोट फॉर OPS को भी शामिल कर लिया गया है। आज से ये अभियान वोट फॉर OPS को शुरू किया गया है और इससे पूरे 12 जिलों में शुरू करने की बात कही गई है। वोट फॉर OPS को लेकर के तमाम जो प्रदेश भर के सभी ज़िले हैं वहां अब ये अभियान चलेगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा। तमाम जो कर्मचारी हैं उन्हें ओल्ड पेंशन बहाली के लिए OPS, वोट फॉर OPS का साथ देने की बात इसमें
कही गई है। इसमें साथ ही जो आज बात सामने आई है उसमें विपक्ष को लेकर के भी बड़ी बात कही गई है। ओपीएस बहाली की बात विपक्ष लगातार कर रहा है। हर मंच से विपक्ष की तरफ से ये कहा गया जा रहा है, यानी कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सत्ता में आने के बाद ओल्ड पेंशन को बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन सत्ता पक्ष जो मौजूदा सरकार है, भाजपा की सरकार है, वहाँ उसकी तरफ से फिलहाल कोई भी बड़ा आश्वासन जो है वो ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर के नहीं आया है। किसी भी मंच पे ओल्ड पेंशन बहाली की चर्चा फिलहाल सुनने के लिए नहीं मिल रही है। इसे लेकर के बड़ा सवाल उठाया जा रहा है, बड़ी बात कही जा रही है और वोट फॉर ओपीएस भी इसी का नतीजा है। हालांकि पूर्व में जो ओपीएस बहाली को लेकर के संघर्ष चल रहा था, क्रमिक अनशन शुरू किया गया था, तमाम जो संसदीय क्षेत्र हैं वहाँ ओपीएस बहाली को लेकर के कर्मचारी आंदोलनरत थे और अब वोट फॉर ओपीएस को इसमें जोड़ लिया गया है। आगामी दिनों में इस संघर्ष को और अधिक तेज करने की बात भी ओपीएस एनपीएस संगठन की तरफ से, महासंघ की तरफ से कही जा रही है। तमाम जो कर्मचारी संगठन एनपीएस के साथ जुड़े हुए हैं सभी ये बात का ऐलान कर रहे हैं कि वोट फॉर ओपीएस का अभियान आने वाले दिनों में और अधिक तेज किया जाएगा ताकि सरकार ओपीएस बहाली को लेकर के कोई बड़ा कदम उठाए। हालांकि ये भी बात आज सामने आई है कि ओपीएस को अगर सरकार बहाल करती है तो तमाम कर्मचारी सरकार का समर्थन करेंगे और सत्ता में दोबारा वापसी की जो संभावनाएं प्रदेश सरकार तलाश रही है उसे कर्मचारी पूरा करेंगे। ये एक बड़ा ऐलान है, बड़ी बात है। लगातार ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर के जो कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। साथ ही ये बात कर रहे हैं कि ओपीएस अगर बहाल होती है तो सरकार का साथ देने के लिए कर्मचारी तैयार हैं ताकि कहीं ना कहीं सरकार के साथ एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है बना रहे, एक बातचीत का माहौल जो है वो बना रहे। ओपीएस बहाली के लिए जो मांग लगातार उठ रही है। हालांकि अभी तक सत्ता पक्ष की तरफ से ओपीएस को लेकर के कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया है, लेकिन उम्मीद कर्मचारियों की फिलहाल बरकरार है। बात बिजली बोर्ड में जेओएआईटी की करते हैं। जेओएआईटी को लेकर के नए आर&पी नियम जो हैं, भर्ती पदोन्नति नियम जो हैं वो तय कर दिए गए हैं। अब इन नियमों के आधार पर ही भर्तियां होंगी। आज इसे लेकर के अधिसूचना जारी की गई है। बड़ा एक एजेंडा तैयार किया गया है अधिसूचना के बाद। इसमें बीओडी की एक बैठक पूर्व में हुई थी और बीओडी की बैठक में फैसला ये कर लिया गया था कि जेओएआईटी को लेकर के नए भर्ती पदोन्नति नियम तय किए जाएंगे और अब इस भर्ती को लेकर के ये फैसले, आज अधिसूचना जारी हुई है। तृतीय श्रेणी के पद हैं और इसमें जो वेतनमान रहेगा 20,600 से 65,500 रुपये तक का रहेगा और जनवरी 2016 से इसे मान्य किया गया है। इसके साथ ही 18 से 45 साल तक की उम्र निर्धारित की गई है। योग्यता 10+2 तय की गई है और इसके साथ ही एक वित्तीय वर्ष में 10 मेडिकल और 5 विशेष अवकाश जो हैं वो इस दौरान इन्हें मिलेंगे। 180 दिन का मातृत्व अवकाश भी रहेगा। जेओएआईटी के लिए ये तमाम जो नियम हैं वो तय किए गए हैं और 1224 पदों पर इन नियमों का सीधा असर जो है वो आने वाले दिनों में देखने के लिए मिलेगा। आज इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। बिजली बोर्ड की जो बीओडी हुई थी उसमें ये फैसला लिया गया था इन आर&पी नियमों में बदलाव को लेकर के और आज इन्हें अधिसूचित कर दिया गया है। बड़ी राहत जेओएआईटी जो बिजली बोर्ड के हैं उनके लिए ये आज का बड़ी राहत भरा ये समाचार है। दमकल विभाग कर्मचारी आज मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे। इन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, अपना पक्ष मुख्यमंत्री के समक्ष रखा है। वेतन विसंगति से खासे परेशान दमकल विभाग के कर्मचारी हैं और इन्होंने अपना पक्ष रखा। इन्होंने जो वेतन विसंगति है उसे दूर करने की बात कही है। इन्होंने कहा कि 2012 से पूर्व की जो व्यवस्था थी उसे दोबारा से बहाल किया जाना चाहिए ताकि जो दमकल विभाग के कर्मचारी हैं जिन्हें 10,000 से 15,000 रुपये तक का नुकसान झेलना पड़ रहा है उसकी भरपाई कहीं ना कहीं हो सके। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है दमकल विभाग कर्मचारियों को। वित्त विभाग से चर्चा की जाएगी आगामी दिनों में। प्रदेश सरकार
और वित्त विभाग जो है वो दमकल कर्मचारियों को किस तरह से लाभ पहुंचाया जा सकता है उसकी चर्चा सरकार के साथ करेगा और बीच का जो रास्ता है वो निकाला जाएगा। ये एक बड़ा आश्वासन दिया गया है। मुख्यमंत्री से आज इनकी मुलाकात हुई थी और खासे उत्साहित होकर के इस मुलाकात के बाद दमकल विभाग के जो कर्मचारी हैं वो वापस लौटे हैं। अब इन्हें उम्मीद है कि आगामी दिनों में जो वित्त विभाग के साथ तालमेल बैठेगा वो उसमें कहीं ना कहीं इनके लिए राहत की खबर निकल करके सामने आएगी। जेबीटी को लेकर के बड़ा फैसला आज हुआ है। जेबीटी भर्ती का इंतज़ार कर रहे आवेदकों की इंतज़ार जो है वो अब ख़त्म हो गया है। अब सीधे तौर पे ये भर्तियां होनी है। 1225 कुल पद हैं जिनमें नियुक्तियां होनी है, क्योंकि तमाम औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। शिक्षा विभाग के स्तर पे ये नियुक्तियां रुकी हुई थी, लेकिन आज शिक्षा विभाग निदेशालय की तरफ से भी आदेश जारी हो गए हैं और अब सीधे तौर पे ये भर्तियां जो हैं वो होने जा रही हैं। इसमें हमीरपुर चयन आयोग और हाई जो कोर्ट का फैसला है वो पहले ही आ चुका है और इस फैसले में भर्तियों के इजाज़त दे दी गई थी और मामला जो है वो शिक्षा विभाग के स्तर पर फंसा हुआ था। 6 सितंबर को इस बारे में फैसला लिया गया था। अब शिक्षा विभाग ने भी स्थिति साफ कर दिया और इसमें बड़ी बात यह है कि उपनिदेशक जो प्रदेश भर के तमाम उपनिदेशक हैं उन्हें आदेश दिया गया है कि किसी भी तरह से इस भर्ती प्रक्रिया में देरी नहीं की जानी चाहिए। अगर देरी होती है तो सीधे तौर पे उपनिदेशक इस तमाम प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होंगे और उनके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। 1225 कुल पदों की अगर बात करें तो इसमें 1.5 साल से बैच वाइज आधार पर काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। 1.5 साल पहले ही ये काउंसलिंग हो चुकी है जेबीटी के इन पदों के लिए और इसमें 470 जो पद हैं वो बैच वाइज आधार पे भरे जाने हैं, जबकि 700 पद जो हैं वो कमीशन के आधार पर भरे जाने हैं। रिज़ल्ट नहीं निकल पा रहा था और ये तमाम जो आवेदक हैं जो इस भर्ती प्रक्रिया से गुजरे थे, जिन्हें रिज़ल्ट का इंतज़ार था, जिन्हें नियुक्ति का इंतज़ार था, वो लंबे समय से इस इंतज़ार में थे कि कब इसका परिणाम जो है वो सामने आए और उन्हें नियुक्तियां मिलें। लेकिन अब ये स्थिति पूरी तरह से साफ हो चुकी है। 1225 जो जेबीटी आवेदक थे जिन्होंने इंटरव्यू पास किया था और तमाम जो औपचारिकताएं थी, चाहे काउंसलिंग की थी चाहे अन्य थी, वो पूरी की थी, उन्हें नियुक्तियां मिलने जा रही हैं। शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है, तमाम उपनिदेशकों को आदेश जारी कर दिए हैं और उपनिदेशकों को साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि वे किसी भी तरह की देरी ना करें, ताकि जो शिक्षक हैं जिन्हें नौकरी पे जाना है, जिन्हें तैनाती मिलनी है, अब उन्हें और ज़्यादा 1.5 साल से तो पूर्व में ही इंतज़ार कर रहे हैं, अब इससे और ज़्यादा इंतज़ार उन्हें ना करना पड़े और अगर उन्हें इंतज़ार करना पड़ता है तो इसके सीधे तौर पे उपनिदेशक ही जिम्मेदार इसके लिए माने जाएंगे। तो एक बड़ा फैसला है। जेबीटी का इंतज़ार कर रहे थे 1225 कुल ये आवेदक थे, इन्हें नौकरी मिलने जा रही है। इनके लिए भी आज ये बड़ी राहत की बात है, बड़ी खबर इनके लिए ये आज की है। बात हाई कोर्ट की भी करते हैं। हाई कोर्ट में आज एक बड़ा मामला चर्चा में रहा है। टीचर अवार्ड में गड़बड़ी को लेकर के ये याचिका दायर हुई है और इस याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है और सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को नोटिस भेजा गया है 4 सप्ताह के भीतर, यानी 1 महीने के दौरान अब राज्य सरकार को इस मामले में जवाब देना होगा। स्टेट टीचर अवार्ड में गड़बड़ी की बात ये कही गई है और इसमें जो याचिका दायर की है, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डुमेहर सोलन के ये शारीरिक शिक्षक हैं जिन्होंने याचिका दायर की है। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने आज इस मामले की सुनवाई की है। इसमें जो शिक्षक हैं राजकुमार, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि वर्ष 2007 में इनका चयन पीटीए शिक्षक के तौर पर हुआ था। ये स्पोर्ट्स कोटे से आते थे और इस कोटे की वजह से ही इनका चयन हुआ, इन्हें चयनित किया गया और ये लगातार अलग अलग गतिविधियों के साथ जुड़े रहे और इन्होंने स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिताओं, खेलकूद स्पर्धाओं के साथ ही अन्य जो गतिविधियां थी उन्हें भी जारी रखा और इसके साथ ही इन्होंने आवेदन किया था स्टेट टीचर अवार्ड के लिए और 12 अगस्त 2022 को, यानी इसी साल जो 12 अगस्त को इन्होंने आवेदन किया था, तो उच्च शिक्षा निदेशालय ने इनके जो आवेदन है उसे खारिज कर दिया और अब इन्होंने ये आरोप लगाया है कि जो
जिन शिक्षकों को ये अवार्ड दिया गया वो उनका जो मेरिट है वो कहीं ना कहीं कमी उस मेरिट में है। हालांकि इस बारे में जो तमाम फैसला है वो हाई कोर्ट को लेना है। आगामी दिनों में किस तरह से ये सुनवाई आगे चलती है, सरकार का जवाब इस मामले में क्या रहता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन टीचर अवार्ड को लेकर के ये याचिका जो है वो फिलहाल दायर हुई है और इसे लेकर के सुनवाई हाई कोर्ट में अब शुरू हो चुकी है। बात प्रधानमंत्री के दौरे की करते हैं। कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा महोत्सव शुरू होने वाला है। अगले महीने ये 5 अक्टूबर से दशहरा उत्सव शुरू होगा और इसे लेकर के प्रधानमंत्री के दौरा इस दौरान हो सकता है। इसकी तैयारियां प्रदेश सरकार के स्तर पर शुरू हो गई हैं। आज एक बड़ी बैठक आयोजित हुई है। दशहरा उत्सव किस तरह से मनाया जाएगा, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का उत्सव है और इसमें तमाम जो तैयारियां हैं, गतिविधियां हैं, वो किस तरह से रहेंगी। खास तौर पे प्रधानमंत्री का दौरा इस दशहरा उत्सव में होता है तो उन्हें किस दिन बुलाया जाएगा, ओपनिंग के दिन वो मौजूद रहेंगे या जिस दिन दशहरा उत्सव संपन्न होगा, जिस दिन आखिरी संध्या होगी, उस दिन उन्हें बुलाया जाएगा। ये इस सारी बातों के ऊपर चर्चा आज हुई है और पीएम से भी लगातार प्रदेश सरकार संपर्क में है ताकि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के स्थिति जो है वो किसी न किसी तरह से साफ हो जाए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि इस बार जो दशहरा उत्सव होगा उसमें सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया जाएगा और दशहरा उत्सव पूरे उत्साह के साथ सरकार मनाएगी। 5 तारीख से ये दशहरा उत्सव जो है वो शुरू होने वाला है। आज कैबिनेट की बैठक थी और कैबिनेट की बैठक में तमाम मसलों के ऊपर चर्चा हुई है। बड़े गंभीरता के साथ जो मुद्दे हैं वो उन्हें सुना गया है, उन पे चर्चा, उनके समाधान निकाला गया है। ख़ास तौर पे एसएमसी के लिए आज बड़ा दिन रहा है क्योंकि एसएमसी जो टीचर्स हैं उनकी नौकरी सुरक्षित हुई है। इसके साथ ही उनकी छुट्टियां जो हैं, जिसकी मांग लंबे समय से ये कर रहे थे, वो छुट्टियां बढ़ गई हैं। अब वो 10 मेडिकल लीव और कैजुअल लीव का प्रावधान इनके लिए कर दिया गया है। पूरे प्रदेश में 2555 ये शिक्षक हैं जिन्हें इस कैबिनेट के बाद राहत मिली है। और जो महिला शिक्षक हैं उनके लिए मातृत्व अवकाश का भी ऐलान जो है, घोषणा जो है वो नोटिफाई जो है उसे कर दिया गया है। एसएमसी नीति की धारा 10 को हटाने और नीति की धारा 9 में नया प्रावधान जोड़ने का निर्णय लिया गया है। इससे जो शिक्षक हैं, जो एसएमसी शिक्षक हैं, उनकी जॉब जो सिक्योरिटी है वो उन्हें मिल जाएगी। पंचायत चौकीदारों को लेकर के भी आज बड़ा ऐलान हुआ है। 12 सालों से जो निरंतर सेवारत हैं उन्हें अंशकालिक पंचायत चौकीदारों को अब दैनिक भोगी पंचायत कर्मचारी बना दिया गया है। और इस संबंध में बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री 15 अगस्त को इसकी घोषणा कर चुके थे और अब इसे कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है। प्री नर्सरी टीचर भर्ती को लेकर के संशोधन की बात कही गई है और इस शिक्षा विभाग को ड्राफ्ट में संशोधन करने के लिए कहा गया है और आगामी जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें एनटीटी के मामले को शामिल करने के लिए का जो रास्ता है वो फिलहाल साफ होता हुआ यहाँ दिख रहा है। विद्या उपासकों की बात करें तो मुख्यमंत्री ने विद्या उपासकों के मामले को भी कैबिनेट में मंगवाया है और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के जो 2 सब कमेटियों की सिफारिशें हैं उन्हें भी कैबिनेट में रख सकते हैं। ये भी बड़ी बात आज सामने आई है। आउटसोर्स को लेकर के बड़ा इंतज़ार किया जा रहा था। आउटसोर्स क्योंकि सितंबर में आउटसोर्स को लेकर के कैबिनेट में चर्चा होने की बात कही गई है, तो आउटसोर्स की जो चर्चा है वो इसी महीने की जो आखिरी कैबिनेट होनी है उसमें सुनाई दे सकती है, क्योंकि इसे लेकर के आज बड़े स्तर पे मंथन हुआ है। आउटसोर्स में जो उसका प्रारूप तय होना है उसे लेकर के चर्चा की गई है और जो इस सितंबर महीने की आखिरी कैबिनेट होनी है उसमें आउटसोर्स की जो सिफारिशें हैं उन्हें रखने की बात कही गई है। इसके साथ ही 4 लेन प्रभावितों को भी मुआवजा देने का मामला कैबिनेट सब कमेटी जल्द ही इसकी जो सिफारिशें हैं उसे सामने रख सकती है। जेई से एसडीओ प्रमोशन जो जल शक्ति विभाग में है
उसे छूट देने का फैसला भी कर लिया गया है। तहसीलदारों की भर्ती पदोन्नति के लिए छूट देने का मामला स्वीकृत किया गया है। और इसके साथ ही जो अगली कैबिनेट है जिसकी भी इंतज़ार खासे तौर पे किया जा रहा है, क्योंकि ये कैबिनेट हो चुकी है अभी, और अगली कैबिनेट कब होगी इसका इंतज़ार किया जा रहा था। तो अगली कैबिनेट का भी समय तय हो गया है। 22 सितंबर को अगली कैबिनेट होने वाली है, क्योंकि 24 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडी आ रहे हैं, उनका मंडी दौरा है। उससे ठीक 2 दिन पहले 22 को कैबिनेट की अगली बैठक होगी और इस बैठक में तमाम जो मसले हैं उनके ऊपर चर्चा की जाएगी। बात पेंशनरों की करते हैं। पेंशनरों की फिक्सेशन को लेकर के अब अवधि तय कर दी गई है 30 दिन की। ये 30 दिन की मैं सभी विभागों को ये आदेश दे दिए गए हैं कि जो 30 दिन के फिक्सेशन का कार्य है वो 30 दिन में पूरा किया जाए। वित्त विभाग और महालेखा कार्यालय से संपर्क स्थापित करने के लिए कहा गया है तमाम विभागों को। और ये 2016 के बाद जो रिटायर हुए कर्मचारी हैं उनके फिक्सेशन का जो मामला है उसे लेकर के ये चर्चा हो रही है और डेडलाइन अब फ़िलहाल तय हो चुकी है। पेंशनरों की जो जेसीसी हुई थी उसके मिनट्स ये बाहर आए हैं और उससे लेकर के ही अब सारी बातें कही जा रही हैं। कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी की रिपोर्ट 10 दिन में देने की बात कही गई है। कैशलेस मेडिकल जो फैसिलिटी जो सुविधा है जो पेंशनरों को मिलनी है उसे 10 दिन के भीतर उसकी रिपोर्ट देने की बात कही गई है। स्वास्थ्य विभाग के साथ बनने वाली कमेटी अब वित्त विभाग को इसकी रिपोर्ट सौंपेगी कि किस तरह से कैशलेस मेडिकल सुविधा जो है वो पेंशनरों को दी जा सकती है। इसके साथ ही पेंशनरों को पहचान पत्र जारी करने का भी मामला जो है वो सामने आया है। मुख्यमंत्री इसमें पहले ही ये घोषणा कर चुके हैं कि तमाम जो पेंशनर हैं उन्हें पहचान पत्र जारी किए जाएं। हालांकि जो लाइफ सर्टिफिकेट बनाने का जो काम है वो पंचायतों को सौंपने की बात कही जा रही थी, लेकिन इस पर फ़िलहाल कोई भी फैसला नहीं हो पाया है। हालांकि ये बात ज़रूर है कि ट्रेजरी विभाग को एनआईसी के साथ मिलकर सॉफ्टवेयर बनाने की बात कही गई है। ट्रेजरी विभाग और एनआईसी मिलकर के ये सॉफ्टवेयर तैयार करेंगे ताकि पेंशनरों को सर्टिफिकेट जो हासिल करना होता है, लाइफ सर्टिफिकेट जो इन्हें चाहिए होता है, उसमें के मिलने में किसी तरह की असुविधा उन्हें ना हो। बात कर्मचारियों के नाम मुख्यमंत्री की एक और शाम की भी करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री की एक शाम जो कुल्लू में कर्मचारियों के नाम गुजारी थी उन्होंने, उसका बड़ा रुझान पूरे प्रदेश भर में देखने के लिए मिला था। और कुल्लू के जो एनजीओ भवन है, अतिरिक्त पैसे की जो धनराशि है वो भी मुख्यमंत्री वहाँ पे देने की बात करके आए थे। अब ऐसा ही आयोजन कांगड़ा जिला में करने की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री कर्मचारियों के साथ एक जो शाम है कर्मचारियों के नाम वो कांगड़ा जिला में गुजारेंगे। 19 सितंबर की ये तारीख तय हुई है। पॉलिटेक्निक कॉलेज कांगड़ा में ये कार्यक्रम होगा। इसमें जिला भर के जो कांगड़ा के कर्मचारी हैं वो हिस्सा लेंगे और इसमें मुख्यमंत्री कर्मचारियों की बात सुनेंगे। हाटी समुदाय को जनजातीय का दर्जा मिलने के बाद आज शिमला में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है। पीटर हॉप में ये कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि 5 दशकों से लगातार जो एक मांग चली आ रही थी हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा देने की, वो अब पूरी हुई है और ये एक जश्न का समय है, क्योंकि 5 दशक से लगातार हाटी समुदाय इस मांग को रखता आ रहा था। हर मंच पे इस मांग को उठाया जा रहा था और अब जा कर के ये मांग पूरी हुई है। आज ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है और इस कार्यक्रम में तमाम जो हाटी समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। आप सभी के जो तमाम ये सवाल सामने हैं, इन सवालों को विभागों तक जरूर पहुंचाया जाएगा और विभागों से इनके जवाब लिए जाएंगे और समाचार पत्र के माध्यम से इन्हें खबरों के रूप में जरूर दिव्य हिमाचल में प्रकाशित किया जाएगा। टीवी बुलेटिन के द्वारा भी इन्हें आगामी जो बुलेटिन होगा उसमें इन सवालों के जरूर जवाब हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल इजाज़त लेने का वक्त है, मुझे इजाज़त दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। बड़ी खबरों, बड़ी अपडेट के लिए दिव्य हिमाचल पर ऐसे ही बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।